हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे साथ इकोनॉमिक्स की क्लास में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनी, ठीक है, जिसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो उसी नेक्स्ट जो उसका पार्ट बचा था उसको मैं पूरा कर रहा हूँ आज। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज के पार्ट में, ठीक है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मनी की डिफाइन पढ़ेंगे, ठीक है, कि लीगली डिफाइन क्या होती है, हमारी क्या डेफिनेशन है मनी की, तो उसके बारे में। लेकिन उससे पहले आप क्या करो, इस सब का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसकी क्या करेंगे, डेफिनेशन को पढ़ेंगे। तो अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, तो मनी मनी इज व्हाट, मनी वो है, द लॉ सेज इज मनी, मतलब हर वो चीज आपके लिए मनी होगी जिसे हमारे लॉ ने क्या बोल दिया, मनी कह दिया। मतलब जिस भी चीज को हमारी गवर्नमेंट ये कह दे कि ये मनी है, तो वो मनी है हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि मनी वही होती है जिसे लोग क्या कह दे, मनी कह दे। मतलब हमारी गवर्नमेंट जिसे मनी कहेगी वही हमारे लिए क्या होगी, हमारी कंट्री के लिए मनी होगी। अगर हम बात करें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, लीगली डेफिनेशन ये होती है हमारी मनी की। अगर हम डेफिनेशन के बाद बात करें तो हमारी मनी को क्या करा गया, दो तरीके में बांट दिया गया, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक लीगल टेंडर मनी, क्लियर। तो लीगल टेंडर मनी क्या होती है, देखो, लीगली यूज टू मेक द पेमेंट्स ऑफ डेब्ट्स और अदर ऑब्लिगेशंस। मतलब हमारी लीगल मनी वो मनी होती है जो हमारे डेब्ट्स के लिए या हमारे और अदर ऑब्लिगेशंस के लिए, जैसे कि हमें कोई छोटा मोटा खर्चा करना है, कुछ खरीदना है, ठीक है, इन सब के लिए जो भी हम पेमेंट्स करते हैं, ठीक, उसके लिए जो हम पैसा यूज करते हैं हम उसे कहते हैं लीगल टेंडर मनी, ठीक है। वही अगर हम बात करें तो लीगल टेंडर मनी को भी टू टाइप्स का रखा गया है, दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला पार्ट लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, एक हमारी लीगल टेंडर मनी होती है जो लीगल तो होती है पर लिमिटेड होती है, ठीक है। हम उसको एक सर्टेन लिमिट तक ही क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और वो होते हैं हमारे कॉइन्स, ठीक है। जो हमारे कॉइन होते हैं ना, कॉइन हमारे लिमिटेड लीगल टेंडर मनी है। अगर हम अपने किसी भी डेब्ट को या किसी अदर ऑब्लिगेशंस को अगर इनसे पूरा करना चाहे या उसकी पेमेंट करना चाहे, तो ध्यान रखना ये एक लिमिट तक ही हम कर सकते हैं। सिर्फ हम किसी भी पर्सन को 1000 तक के कॉइन दे सकते हैं। अगर हम उससे ज्यादा उसे देते हैं और वो सामने वाला अगर मान लो ये कह देता है कि मैं नहीं लूंगा इसको, ठीक है, तो आप लीगली उसका कुछ नहीं कर सकते। रीजन क्यों, क्योंकि हमारे कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसने लिमिटेड लीगल टेंडर मनी कॉइन को बना रखा है और उसमें एक लिमिट सेट कर रखी है। 1000 से ज्यादा कॉइन आप किसी को नहीं दे सकते, ठीक है। दे तो सकते हो, अगर बाय चांस सामने वाले ने मना कर दिया तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई तू क्यों मना कर रहा है, ठीक है, क्योंकि लीगली वो मना कर सकता है। ओके भाई, एक हमारे पास है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नोट्स। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी मतलब कि हम अपने कितने भी बड़े डेब्ट के लिए या कितने भी बड़े ऑब्लिगेशन के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी सामने वाला बंदा जिसे हम पेमेंट कर रहे होंगे वो इसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता किसी भी क्वांटिटी के अंदर। ओके, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, क्लियर। अब भाई अगर हम बात करें तो दूसरी नॉन लीगल टेंडर मनी होती है हमारी, जिसे हम ऑप्शनल मनी भी कहते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, हमारे जो नॉन लीगल टेंडर मनी होती है, ऑप्शनल मनी, इनके अंदर हमारे चेक्स हो गए, ठीक है, जैसे चेक होता है जो, या बैंक ओवरड्राफ्ट हो गए हमारे, क्लियर, या हमारा जैसे कार्ड वगैरह होते हैं जो एटीएम कार्ड वगैरह, क्रेडिट कार्ड वगैरह, ये सब हमारी एक तरीके से मान लो ऑप्शनल मनी में आते हैं। क्योंकि आप एक चीज ध्यान से समझना, ये ऐसी मनी है अगर मान लो हम किसी को दे रहे हैं, ठीक है, और वो बंदा कह दे कि नहीं भाई मैं नहीं लेता, ठीक है, मैं तो कैश में ट्रांजेक्शन करता हूं, तो मैं ये सब यूज नहीं करता, तो आप उस बंदे पे लीगली कोई एक्शन नहीं ले सकते। क्योंकि देखो वो ऑप्शनल मनी है, वो उस बंदे के ऊपर है, सामने वाले के, वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, इसलिए हम इसको ऑप्शनल मनी कहते हैं। वही अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, डिफाइन हमारी ये थी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बैंक मनी क्या होता है, ठीक है। एक बैंक मनी होती है, बैंक मनी मतलब वही जो पैसा हमारे बैंकों में होता है ना, ठीक है, उन पैसों को ही हम बैंक मनी कहते हैं, ठीक है। देखो, टू डिमांड डिपॉजिट होता है ये हमारा, एंड क्रिएटेड बाय द बैंक्स। ये वो पैसा होता है जो हमारे बैंक्स क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। जैसे कि पब्लिक से डिपॉजिट हुआ कोई भी पैसा बैंकों में, ठीक है, जैसे मान लो एसबीआई पे हमने जाके क्या करा, अपने पैसे डिपॉजिट करे काफी सारे, तो वो सारे पैसे जो भी हम डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक, वो सारा पैसा क्या कहलाएगा, बैंक मनी कहलाएगा। क्योंकि एट अ टाइम हम वो पैसा कभी भी बैंक से मांग सकते हैं, इसलिए हम उसे डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। क्योंकि कस्टमर जैसे डिमांड करेगा अपने पैसे की, वैसे ही बैंक को वापस उसको देना पड़ता है उसकी डिमांड के अनुसार। और जिसके लिए हमारा जो बैंक होता है बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, लाइक जैसे कि चेक, एटीएम, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट,
इस प्रकार की बहुत सारी फैसिलिटीज क्या करते हैं, हमारे को प्रोवाइड करा जाता है बैंक मनी के लिए, मतलब डिमांड डिपॉजिट के लिए कस्टमर्स को। तो बैंक मनी समझ में आया? कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। चलो, तो ये टॉपिक्स हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जो हमारी मनी है, ठीक है, उसके फंक्शंस क्या है, जो हमारी मनी इन्वेंशन हुई है उसके काम क्या है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं वैसे तो उसके फंक्शंस फर्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है, बस एक बार और रिमाइंड करवा देता हूं। देखो, अगर मैं बात करूं फंक्शंस ऑफ मनी, ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ मनी के अकॉर्डिंग हमारे दो फंक्शन होता है, एक प्राइमरी फंक्शन होता है मनी का, ठीक है, दूसरा हमारा सेकेंडरी फंक्शन होता है। प्राइमरी फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला काम है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन मनी का यही है कि उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के उसमें क्या करा जाए, यूज किया जाए, ठीक है, मतलब अपने पेमेंट और रिसीव के लिए हम जो यूज करते हैं उसे हम कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो उसके लिए सबसे पहले इसका यूज किया जाता है, इसलिए हम इसको प्राइमरी फंक्शन कहते हैं। देन दूसरा प्राइमरी फंक्शन है मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू मतलब किसी भी चीज को, किसी भी क्वांटिटी को या किसी भी आइटम को हम क्या करते हैं, एक मेजरमेंट में रखते हैं कि ये चीज इतने पैसों की होगी, ये चीज इतने पैसों की होगी, ऐसे। जैसे कि मान लो मैं एक लैपटॉप लेने गया, ठीक है, कहीं पे भी किसी भी, जैसे मान लो लाइक क्रोमा पे गया लैपटॉप लेने, तो क्रोमा पे हर एक कंपनी के लैपटॉप की क्या होगी, एक मेजर वैल्यू होगी। मतलब मेजर वैल्यू क्या, हर एक लैपटॉप की एक कीमत होगी, एक प्राइस होगा, ठीक है, तो वही मेजर ऑफ वैल्यू कहला रहा है। ओके, सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं हमारे मनी के, वो होता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स को मैंने पार्ट 1 में भी बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स के लिए भी हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं मनी का। क्लियर, आई बात समझ में? दूसरा स्टोर ऑफ वैल्यू। ये स्टोर ऑफ वैल्यू में क्या है कि हम अपनी मनी को, ठीक है, फॉर फ्यूचर के लिए क्या रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। इसलिए हमारी क्या करती है, परचेजिंग पावर जो होती है, परचेसिंग पावर को प्रेजेंट की, वो फ्यूचर में क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है इसके कारण, ठीक है। जैसे मान लो अभी मेरे पास पैसा है पर अभी मुझे नहीं खरीदना कुछ, अभी मेरे पास परचेजिंग पावर है, ठीक है, मतलब मेरे पास पैसा है तो मेरे पास परचेजिंग पावर भी है किसी भी चीज को खरीदने की, सिंपल सी चीज है। तो वो परचेजिंग पावर अगर मुझे फ्यूचर में ट्रांसफर करनी है तो मैं उस पैसे को क्या कर लूंगा, स्टोर कर लूंगा, मतलब अपने बैंक वगैरह में या कैश के तौर पर कहीं पे भी अपना सेव करके रख लूंगा, तो वो परचेजिंग पावर क्या होगी, मेरी ट्रांसफर होगी इन फ्यूचर, तो उसी को हम कहते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ये हमारा कुछ मनी के फंक्शंस थे प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस के अकॉर्डिंग। क्लियर, अब हम बात करेंगे मनी सप्लाई। जो मनी सप्लाई है, ठीक है, मतलब जो हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमी के अंदर क्या है, पैसा है, ठीक है, रोटेट हो रहा है, डेली रोटेट हो रहा है, कोई बंदा रिसीव कर रहा है तो कुछ पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब डेली रोटेट हो रहा है, उसी को हम एक तरीके से मनी सप्लाई कहते हैं, ठीक है, कि मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर टोटल कितने पैसे हैं, कितना मनी सर्कुलेट हो रहा है, उसे हम मनी सप्लाई कहते हैं एक तरीके से। ओके, तो मनी सप्लाई देखो क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी जो है, जो किसके पास है, हमारी पब्लिक के पास, वो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसे हम कहते हैं मनी सप्लाई। ओके, अब यहाँ पे देखो मनी सप्लाई के फीचर्स क्या है। पहला फीचर है मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली, मतलब हम मनी सप्लाई में सिर्फ उसी पैसे को रखते हैं, ठीक है, जो हमारे पब्लिक के पास होता है। ओके, दूसरा ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि ये क्या कंसल्ट करता है, ये कंसल्ट करता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्लियर है। अगर हम वही बात करें मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स की, तो मनी सप्लाई के पहला कंपोनेंट्स है करेंसी विद पब्लिक, मतलब हमारा मनी सप्लाई के अंदर सिर्फ उसी पैसे को इंक्लूड किया जाता है जो करेंसी किसके पास होती है, हमारी पब्लिक के पास, ठीक है, उसके अलावा हम कोई भी करेंसी इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते। देन डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स, और जो डिमांड डिपॉजिट बैंक्स के पास होते हैं पब्लिक के, मतलब जो पब्लिक ने पैसा अपना जमा कर रखा बैंक में, ठीक है, उस पैसे को भी हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। लेकिन ध्यान रखना इसके अंदर टर्म डिपॉजिट जो होते हैं उनको इंक्लूड नहीं करते, जैसे कि आप डी आरडी ये सब। क्लियर, और साथ ही एक मैं एक चीज बता देता हूँ, जैसे इंटरबैंक कोई ट्रांजेक्शन होती है, जैसे कि मान लो आपने एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर कर दिए, क्लियर, तो वो इंटरबैंक हो गई हमारी, तो उस ट्रांजेक्शन को या उस पैसे को भी हम इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ ओनली डिमांड डिपॉजिट जो पब्लिक का अकाउंट में पैसा है बस उसी को हमें लेना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे मनी सप्लाई के कंपोनेंट थे, ये फीचर्स थे मनी सप्लाई, मनी के फंक्शंस, देन मनी की डेफिनेशन, ये मैंने आपको बताई अभी, ठीक है। अब एक छोटा सा और टॉपिक है कि मनी सप्लाई को किस तरीके से मेजर किया जा सकता है, ठीक है, तो उसके अभी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया था आपने तो एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर, और इसको जल्दी से नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है।
चलो फटाफट से मनी सप्लाई का मेजरमेंट पड़ता है, किस तरीके से हम उसको मेजर कर सकते हैं। देखते हैं कि हमारा किस तरीके से मनी सप्लाई को मेजर कर सकते हैं। तो ठीक है, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, क्लियर। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं मनी सप्लाई के मेजर्स। सबसे पहले हमारा आता है M1, ठीक है। सबसे पहला मेजरमेंट जो होता है हमारा मनी सप्लाई का, जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो हमारा M1 है, जिसके कंपोनेंट्स क्या है, करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, मतलब जो करेंसी और कॉइन्स है पब्लिक के साथ वो इंक्लूड होगा इसमें। फिर डिमांड डिपॉजिट जो है बैंक के साथ वो भी इसमें आएगा। फिर अदर डिपॉजिट जो है आरबीआई के साथ वो भी इसके अंदर इंक्लूड करने हैं। मतलब जब आप इन तीनों कंपोनेंट्स को प्लस कर देते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, M1 की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी, क्लियर। और M1 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। M1 बीइंग मोस्ट लिक्विड, ये सबसे ज्यादा लिक्विड, ठीक है, कॉन्सेप्ट है हमारा मनी सप्लाई का। एंड नैरो कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा नैरो है, मतलब थोड़ा छोटा कॉन्सेप्ट है, क्लियर भाई। अगर हम बात करें अब दूसरे मेजरमेंट की, तो M2 में सबसे पहले ये जितना भी M1 के सारे कंपोनेंट हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। और उसके अलावा एक चीज और इंक्लूड करेंगे, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस एंड सेविंग बैंक। मतलब जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक होते हैं ना लोगों के, ठीक, उसमें जो पैसा जमा होता है लोगों का, उस पैसे को भी हम इसके अंदर क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, प्लस M1 के साथ। इसके बारे में एक ही छोटा सा फैक्ट है, बस नैरो कॉन्सेप्ट है ये, मतलब थोड़ा छोटा कॉन्सेप्ट है, जैसे आपका M1, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरा M3 की अगर मैं बात करूं, तो इसके अंदर भी हम M1, जो हमारा ये M1 है, ठीक है, इसको M1 को इंक्लूड करेंगे। और उसके साथ फिर नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, जो नेट टाइम डिपॉजिट होता है, मतलब जो टर्म डिपॉजिट होता है ना, जैसे एफडी वगैरह, आरडी वगैरह, ये सब भी इसमें हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। इसके बारे में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। पहला फैक्ट, M3 इज वाइडली यूज्ड मेथड, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है मनी सप्लाई को मेजरमेंट करने के लिए। ये काफी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है। और इसे हम एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी इस नाम से भी जानते हैं, क्लियर। ये इसका दूसरा नाम है, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, ये M3 का अनदर नेम है, ओके। अब हमारा फोर्थ मेथड है M4 में हमें क्या करना होता है, जो ये M3 के कंपोनेंट्स हैं सारे के सारे लेने, इंक्लूड करने। फिर उसमें एक चीज एक्स्ट्रा प्लस करनी है, क्या है वो है टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। जो टोटल डिपॉजिट है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक के साथ, वो हमें इसके अंदर क्या करना होता है, ऐड करना होता है। पर एक्सक्लूडिंग NSC, मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है एक, उसके अकॉर्डिंग जो पैसे इसमें डिपॉजिट हुए हैं सेविंग बैंक में, उन पैसों को हम इंक्लूड नहीं करते, क्लियर। बाकी सारा जो भी डिपॉजिट हुआ, डिमांड डिपॉजिट हमारा सेविंग बैंक के साथ, उसे हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे, क्लियर। और इसके बारे में भी कुछ हमारे बड़े फैक्ट है। ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ये भी M3 की तरह ही, और ये लीस्ट लिक्विड है, ये बहुत कम, ठीक है, जो कहता है लिक्विडिटी नहीं है इसके बाद बिल्कुल भी, क्लियर है। तो ये चार, ठीक है, ये चार आपके क्या थे, मेथड है, ठीक है, मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए। उसके बाद एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है हमारा H, क्लियर, H, जिसे हम हाई पावर्ड मनी कहते हैं, क्लियर। जैसे हमारी मनी होती है, अब मनी में क्या होता है कि सिर्फ करेंसी, ठीक है, और प्लस डिमांड डिपॉजिट, ये दोनों प्लस होते हैं बस, ठीक है। मतलब करेंसी और डिमांड डिपॉजिट ही क्या होता है, इंक्लूड होता है मनी में। पर हाई पावर्ड मनी के अंदर करेंसी तो इंक्लूड होगी, प्लस जो कैश रिजर्व होता है ना बैंक्स के पास, ठीक है, जो बैंक का खुद का कैश रिजर्व होता है, वो भी हम इसके अंदर क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। इसलिए हम इसे हाई पावर्ड मनी कहते हैं, क्लियर। तो ये चैप्टर हमारा जो है मनी, ये आज कंप्लीट हो गया पूरा, ठीक है। अगर इसमें कोई भी, अगर आपको छोटा सा भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्लियर, ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं, ओके। तो आपको नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय। और अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, ठीक। तो चलो अब अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बाय।